चलो तो हम अब 9th क्लास का एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 को समझते हैं, जो है कि सबसे पहले स्टेट एंड द सोसाइटी। ओके, सबसे पहले अगर हम पूरा एज इट इज़ देखें कि कैसा है, तो सबसे आप लोगों ने मेरी शॉर्ट तो देखी होगी जिसमें हमने सारे डेट्स वगैरह याद कराए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं बिग पिक्चर क्या है इसकी। सबसे पहले बहुत छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, जैसे फैमिली। फिर फैमिली जो होता है, फैमिली अगर जॉइंट फैमिली बन जाती है जैसे, तो वो जन बन जाता है, कुल बन जाता है। और उस फैमिली में अगर कोई हेड बनता है, लीडर बनता है, तो एक तरह से उसको कोई पद मिल जाता है। पद मतलब एक पोजीशन मिल जाती है, तो वो जन पदा हो जाता है कि वो सब उसका लीडर है। उसके बाद जब बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ का भी एक हेड बन जाएगा, तो वो महाजनपदा हो जाएगा, यानी कि उसको और भी ज़्यादा बड़ी पद मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं उस जब बहुत सारे महाजनपदास इकट्ठे हो जाते हैं तो किंगडम बन जाता है, और उनका किंगडम से एम्पायर बन जाता है। किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क होता है? किंगडम जो होता है कि वो राज्य की सभा होती है, राजा जहाँ रहते हैं दैट इज़ किंगडम। और लार्ज एम्पायर्स जो होते हैं जहाँ पे उनकी प्रजा रहती है, जो जगह उनके कंट्रोल में होती है, दैट इज़ एम्पायर। ऐसे ही बड़े बड़े एम्पायर राजास कौन थे? पहले थे मौर्यास, फिर गुप्तास, फिर रीजनल किंगडम, और फिर लास्ट में चोलास आ गए। पहले हम देखेंगे तो पीपल है, पीपल ने अगर लैंड एक्वायर करी है, फिर किंगडम बनाया, एम्पायर खड़ा करा, और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? जो कि सब रूल्स रेगुलेशंस, और कौन अपॉइंट होगा, कौन नहीं अपॉइंट होगा, कौन हमारी किंगडम का पार्ट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये देखने वाले। और सोसाइटी जो सारी की सारी प्रजा है, और इकनॉमी जो कि पैसा आ रहा है, और कल्चर। पूरी की पूरी चैप्टर इसी पे बेस्ड है, इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है, और इसे कुछ नहीं है इसके आगे। सबसे पहले अगर कोई जन रह रहा है तो कहाँ रह रहा होगा? सोसाइटी में। सोसाइटी क्या है? मतलब लोग और उनके साथ का कोई रिलेशनशिप। जैसे कि हमारी छोटी सी सोसाइटी होती है तो वो खाली इमोशनल और बहुत इनफॉर्मल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट इज़ अ फॉर्मल थिंग वेयर वी लिव बेस्ड ऑन द रूल्स, जिसमें आपको रूल्स मानने ही हैं। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने किसी को मार दिया, लेकिन वो आपका दोस्त था, तो वो आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप स्टेट में जा रहे हो, रूल है जहाँ पे कि किसी को हिट नहीं करना, और आपने कर दिया तो आप वो क्राइम कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी क्या होती है? पीपल, रिलेशनशिप्स। और स्टेट होती है रूलर्स, रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़रूरी बात। ओके, और उसके बाद आता है एक मास्टर टाइमलाइन। अगर हम बड़ी टाइमलाइन याद करें, जो कि हमने अपने शॉर्ट्स में भी कर ली है, तो ये आपके लिए ईजी होगी। वैदिक पीरियड, जनपदा, महाजनपदा, फिर मगध, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एम्पायर, रीजनल किंगडम्स एंड चोला, जो कि हम सबको पता है कि चोलास कब आए थे? 11th सेंचुरी, 9 to 11th सेंचुरी, वो क्योंकि हमने सारा का सारा पढ़ रखा है। ये पूरा पूरा चार्ट है जो हमने पढ़ाया था। वीजे मामा सैंग गुड सॉन्ग, गुड भक्ति सॉन्ग्स। ये एक बार आप मेरे शॉर्ट में देख लेना, आपको याद आ जाएगा। फिर आता है वैदिक सोसाइटी। वैदिक एरा में वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी कौन सी? जो सबसे पहले सोसाइटी बनी थी हमारी 1000 एरा में। वहाँ पे जन था। जन क्या है? एक क्लैन या ग्रुप है। उसके बाद फैमिली बनी, जैसे फैमिली का कुल, कुल का जन, जन का लार्जर पॉलिटिकल ग्रुप। ठीक है, ऋग्वेदा में हमने 50 जन के बारे में बात करी है, लेकिन अब 5 ही पढ़ेंगे, जो कि हैं वाईटी पैड। आप याद रख सकते हैं यूट्यूब पद का, क्योंकि अगर हम जनपद पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जनास के बारे में करें तो पद, तो हम पीएडी पैड से याद कर लेते हैं। और वाईटी इज़, आप समझ लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वाईटी। तो यदु, तुर्वश, पुरु, अनु, ध्रुव, इन सबको बोला जाता था पंचाजनक। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ पंचाजनक? एक्सप्लेन। तो आप यही लिखेंगे कि इट इज़ द 5 काइंड्स ऑफ जनास विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो यू कैन नेम देम। इसके बाद राजा का काम क्या था उस टाइम की बात है। तो आज हम नहीं सोचेंगे कि मॉडर्न है, ऋग्वेद के टाइम की बात है। जब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, सबसे पहला वेद जो आया था, उसमें राजा ने क्या बोला? राजा जो थे वो क्लैन के चीफ थे, वो खाली लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, और वॉर्स में जाते थे, ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और कुछ नहीं करते थे। उनका काम ही होता था। जो हम पुरानी पिक्चर देखते हैं उसमें क्या होता है? लोगों को प्रोटेक्ट करा जाता है, लड़ाइयों में जाते हैं, और ऑर्डर देखते हैं कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर 3 वैदिक असेंबलीज़ थी, जिसे हम बोलते हैं सभा, समिति एंड विधाता। सभा एक छोटी बॉडी है, जुडिशियल मैटर्स, जिसमें खाली डिसीजंस होते हैं कि अच्छा अब ये हो गया तो अब क्या करा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं पंचायत। समिति जो होती है वो लार्ज बॉडी होती है, उसमें पॉलिसीज़ बनती हैं काफ़ी बड़ी, जैसे कि सारे सारे सरपंचों को बुला लिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए, जिससे समिति। और विधाता जो होता है वो बहुत बड़ा पॉपुलर गैदरिंग है, जहाँ पे पॉलिटिशियन डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन होता है, जैसे कि हम विधानसभा की बात करें, वहाँ भी होता है।
ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सभा में कुछ नहीं है, स्मॉल है और जुडिशियल है, समिति में कुछ नहीं है, लार्ज है, पॉलिटिकल है, विधाता पॉपुलर है और डिस्कशन, उसमें कोई हम किसी मुद्दे पे नहीं किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, कोई कंक्लूजन कोई रिजल्टेंट नहीं निकलता है। और हम बता रहे हैं कि जनपदास कैसे डेवलप हुए थे। अभी हमने जन की बात करी, जनपदा डेवलप ही क्यों हुए, कॉज एंड इफेक्ट था, काफ़ी सारे जन हो गए थे तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, किसकी बात सुने समझ नहीं आता था। तो फिर ये समझ आया बाद में, पहले कि भैया जो जैसे फादर है, फादर का बेटा जो है वही लीड करेगा, जो फादर कह रहा है ठीक है, उसके बाद उसका सन जो बोलेगा वो होगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम किनशिप। उसके बाद इन्हें बताया कि लैंड से समझ लिया हमने, लैंड मतलब जिसके पास ज़्यादा लैंड है वही जन का वही जनपद है, यानी कि वही सबसे इम्पोर्टेंट जन है जो कि लीडर की तरह पे एक्ट करेगा। फाइन। इसको याद करने के लिए गोल्डन ट्रिक है ऑल्ट। एग्रीकल्चर लैंड टेरिटरी, जितना ज़्यादा खेती बाड़ी करोगे उतनी जगह लैंड मिलेगी, जितनी लैंड मिलेगी उतनी आपकी टेरिटरी होगी। टेरिटरी मतलब जिसका आपके ऊपर कंट्रोल होगा। ठीक है। जनपदा इंडिकेट करता है ट्रांजिशन किंगशिप से लेकर टेरिटरियल आइडेंटिटी। बस यही छोटी सी बात याद रखनी है। जनपदास के बारे में कुछ भी बोलेगा तो आपको बताना है कि पहले क्या होता था, किंगशिप थ्योरी, उसके बाद हो गया हमारा एग्रीकल्चर थ्योरी यानी कि टेरिटराइज करना। जो जितने बड़ी टेरिटरी का मालिक है वो उतना बड़ा जनपदा कहलाता था। ठीक है। आगे चलते हैं हम कि जनपदा से महाजनपदा कैसे बने। जन बताया था, पीपल, पद बताया था कि जैसे कि कोई पोजीशन मिल जाती है तो कब मिलती है वो पोजीशन, टेरिटोरियल हो गई थी क्योंकि वो बाद में, तो लैंड जितना आपने लैंड ले लिया है उस हिसाब से आपको मिलेगी। महाजनपदास क्या करते थे, वो खाली ग्रेट थे, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। उनका काम क्या था, बड़ी से बड़ी टेरिटरी भी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता था। जनपदा में तो आपके पास बहुत बड़ी टेरिटरी हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर महाजनपदा जिसको बनाते थे उसकी और बड़ी टेरिटरी, सबसे बड़ी टेरिटरी और एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा है, अगर आप अपनी NCERT बुक से देखेंगे तो आपके पास उसमें मैप में 16 जनपदास के बारे में सब दे रखा है ऑन पेज नंबर 104 में। ठीक है। उसमें 16 के 16 महाजनपदास के बारे में बताया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट है मगध। अगर आप 12 नंबर पे देखेंगे तो आपको एक मगध भी दिख जाएगा NCERT में। NCERT के 12th नंबर पे आपको देखना है, पेज नंबर 104 में मगध है। तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल था। क्यों था मगध का साम्राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल? क्योंकि वो गंगा प्लेन्स के पास था, बिल्कुल बांग्लादेश के पास था, नेपाल के पास था, काफ़ी सारी जगह थी। लेकिन ये सारी जगह अब उस समय नहीं थी। स्ट्रॉन्ग रूलर, स्ट्रॉन्ग, और इतनी स्ट्रैटेजी से उसने लोकेशन बनाई थी अपनी मगध ने कि, और एक्सपेंशन करते 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 वो बढ़ता ही गया। सारा गंगा प्लेन्स के पास का फर्टाइल लैंड मगध ने ले रखा था। तो अगर फर्टाइल लैंड मिलेगा तो एग्रीकल्चर भी मिलेगी बहुत अच्छी, और एग्रीकल्चर मिलेगी तो लैंड एंड टेरिटरी को कोई इनसे ले नहीं सकता, और जितनी बड़ी टेरिटरी बनेगी उतना तो हमारे यहाँ पे था ही। ठीक है। जैसे हमने ऑल्ट वाला समझा था कि जैसे एग्रीकल्चर लैंड एंड टेरिटरी होगी, लेकिन अगर हम इतनी अच्छी जगह जैसे मगध ने ली थी, पूरी पूरी गंगा फर्टाइल प्लेन्स तो और सरस्वती वैली और ये सब, तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उससे हमारी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा होगा और हम महाजनपदा का सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। उसके बाद आता है मोनार्की एंड रिपब्लिक। दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। देखिए, मोनार्की में क्या होता है, जिसमें एक ही रूलर होता है, मोनो एंड आर्की। मोनो का मतलब एक ही राजा, एक ही किंग। रिपब्लिक में क्या होता है, कलेक्टिव चलता है, गण और संघ। गण का मतलब होता है कि पूरा ग्रुप, हम ग्रुप को साथ लेके चलते हैं। ओके। तो ये दो तरह के टाइप्स आए थे 600 BC में। अगर आपने वो चार्ट पढ़ा होगा, उससे आपने डेट्स याद रखी होंगी, तो 600 BC से लेके 1000 होता है जनपदास का ही, और महाजनपदास आए थे 600 से 300 के बीच में। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम 600 के आसपास चलेंगे तो दो तरह के, मोनार्की भी थी और एक दूसरा चीज़ रिपब्लिक भी था। ठीक है। उसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ अ किंग। अब दूसरे, वो जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ अ किंग की, खाली प्रोटेक्ट करना, वॉरफेयर करना और ऑर्डर करना, वो था ऋग्वेद के टाइम पे। अब हम चल रहे हैं दूसरे टाइप के बारे में, यानी कि आप नीचे पढ़ सकते हो यजुर्वेद में। अगर हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद में करेंगे, महाभारत के बारे में करेंगे, तो महाभारत में एक शांति पद का टाइम था। वो शांति पद का टाइम कब था, जब हमारे कृष्ण जी गए थे बोलने के लिए कि कौरवों को कि आप हमसे माफ़ी मांग लो, हम कोई भी वारफेयर नहीं करेंगे। उसमें ये बताया गया है कि आप अपने एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी भी किंग को अपना एथिक्स नहीं भूलना चाहिए। देखिए, तो इसमें है PJP, प्रोटेक्ट, जज एंड प्रमोट वॉरफेयर।
ठीक है, वेलफेयर। तो उन्होंने जज करा, पहले प्रोटेक्ट भी किया था, जज भी किया था कि ठीक है सॉरी मांग लेंगे तो हम नहीं मांगेंगे। वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि सबके लोगों के बारे में सोचा कि वॉर होएगी तो फिर लोग भी मरेंगे, ये चीज़ सही नहीं है। इस वजह से क्या हुआ कि ड्यूटीज़ यजुर्वेद के टाइम पे ऐसी हो गई थी कि हम अच्छे के लिए सोचेंगे, ये नहीं कि हमें वॉर करनी ही करनी है, एथिक्स के हिसाब से ही सोचेंगे। इसके बाद बताया पैन इंडिया, ये बिग आइडिया बता रहे हैं हम आपको। पुराना पॉलिटिकल थॉट ये था कि हम लोग पूरे क्षेत्र को अपना टेरिटरी बनाएंगे। जम्बू द्वीपा क्या होता है? जम्बू द्वीपा क्या होता है? एक बड़ा सा द्वीप, मतलब एक बड़ा सा आइलैंड, कॉन्टिनेंट। भारतवर्ष है यानी कि पूरा का पूरी कंट्री की बात हो रही है। अश्वमेधा क्या होगा? पहले 8 कॉन्टिनेंट थे, उसके बाद राजस्व यानी कि हम इन सब के रूलर बनेंगे। पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ, और चक्रवर्ती क्षेत्र मतलब कि पूरा का पूरा यूनिवर्स। तो इन्होंने बताया था कि हमारा टेरिटरी धीरे धीरे एक्सटेंड करने का मन था। यही था इन सब का, जितने भी महाजनपद थे कि हम पूरी एक्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम कौटिल्य की सप्तांगा की बात करेंगे। तो कौटिल्य का सप्तांगा का मतलब होता है कि 7 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के 7 पार्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखना पड़ता है हमें कि कौन कौन, व्हाट इज़ कौटिल्य सप्तांग आता ही है। सप्तांग क्या है? सप्त अंग यानी कि 7 उसके अंग, 7 उसके बॉडी पार्ट्स कौटिल्य के, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले राजा के बाद मिनिस्टर यानी कि जो सारे के सारे मंत्री होते हैं। टेरिटरी जो जगह उसने कमाई है। फोर्ट्स किले जो उसने बनाए हैं। ट्रेजरी उसका खजाना। और आर्मी कौन सी चीज़ होती है उनकी सारी की सारी जो भी लड़ाई करती है। और एलाइज यानी कि जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उन सबको हम अपने एलाइज बोलते हैं। कौटिल्य का कहना था कि जो भी स्टेट बनी है वो इन 7 चीज़ों से बनी है। कौन? राजा की मंत्री, राजा को स्वामी, उसको मंत्री को, मिनिस्टर्स को मात्या, टेरिटरी को जनपदा, जैसे कि हमने अभी बताया था, फोर्ट्स दुर्गा, ट्रेजरी कोष, आर्मी जो है वो डंडा है, और एलाइज हमारे मित्र हैं जो हमें हेल्प करते हैं कोई भी फाइट जीतने में। फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो राजा खुद काम नहीं करता है, जो हमने भी पढ़ा था मिनिस्टर, दैट इज़ कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला पार्ट तो राजा है जो हमने इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, उसकी ड्यूटी क्या है, और मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? उसका ये काम है कि वो लोग एडवाइस करते हैं कि राजा जी आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप ये करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे करके। और मिनिस्टर जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में बोलते हैं, जैसे कि स्कूल में या फिर हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्टर बनेंगे उसके, और जो उसका हेड होगा वो अपने डिपार्टमेंट में ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज एम्पायर। छोटे मोटे का तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि किसको हम हायर करें, किसको हम नहीं करें। लेकिन बड़े से बड़े में क्या चलेगा? जब किंग बन जाते हैं बहुत बड़े, लार्जर, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मल्टी लेवल बन जाता है। किंगडम जो है वो प्रोविंसेस, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, इन सारी जगह जाया जाता है। किंगडम जितना बड़ा बनेगा उतना ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। मास्टर फ्लो चार्ट हम देखते हैं, किंगडम है, फिर छोटी छोटी प्रोविंसेस है, उससे बड़ा डिवीज़न, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा विलेज। जैसे कि एक किंगडम है तो उसके वो कहाँ पे है? किसी प्रोविंसेस में, यानी कि समझ लीजिए ब्लॉक्स में है। जैसे हमारे यहाँ पे किसी सोसाइटी में होता है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ऐसे। उसके बाद ऐसे ए ब्लॉक है या बी ब्लॉक है, कहाँ है? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आनंद विहार में है तो एक डिवीज़न है। और फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई? ईस्ट दिल्ली, ठीक है। इस तरह से फिर विलेज, पूरा का पूरा बड़ा सा गाँव, जैसे कि पूरी की पूरी दिल्ली। ऐसे करके हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अकेला किंग ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे इंडिया है, उसका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक है, विलेज है, ठीक है। ऐसे ही हमें सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद हम विलेज पे जा सकते हैं। विलेज जो है सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमने ब्लॉक बताया, ब्लॉक से भी छोटा है विलेज। जैसे अभी हम बी ब्लॉक की बात करते हैं, उससे भी छोटी है कि एक गली, लाइक कोई एसोसिएशन बनी हुई होगी एक गली की। तो विलेज जो है उसमें लोकल अफेयर्स होते हैं, लोकल रेवेन्यू आता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी आपको खुद करनी है, रोड्स बनानी है, रिकॉर्ड्स बनानी है।
विलेज के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि विलेज क्या है। आप उसमें 4 पॉइंट्स ये लिख सकते हैं विल के। विलेज अफेयर्स, छोटे मोटे अफेयर्स, इरिगेशन अपना देखना, रेवेन्यू, रिकॉर्ड्स, रोड्स, ये सब आपको खुद से ही देखना है। विलेजेस में कोई सरकार नहीं आके बनवाती, ये सब खुद ही बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो कि बहुत बड़े इम्पीरियल थे और हमने पढ़ा था कि 9th से 11th सेंचुरी तक यहीं पे रहे थे। इन लोगों ने क्या किया था, अब सारे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। जैसे कि चोला ने बनाया था मंडलम, वंडलो, नाडु, और उर मतलब सबसे छोटी चीज़ विलेज। उसके बाद नाडु, नाडु इन्होंने एक छोटी सी चीज़ बनाई। नाडु का मतलब ये होता है कि समूह, और वाला नाडु यानी कि काफ़ी सारे समूह, और फिर मंडलम यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है मंडलम, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि विलेजेस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। दे आर रेवेन्यू कलेक्शन, दे हेल्प इन रेवेन्यू कलेक्शन, दे हेल्प इन लैंड, इरिगेशन, रोड्स, रिकॉर्ड्स एंड लोकल डिस्प्यूट्स। जो भी होंगे वो सारे के सारे विलेज देखेंगे। जैसे कि पहले जो नॉर्मली विलेज के साथ होता था वो होता था क्या, विलेज अफेयर्स, इरिगेशन, रेवेन्यू, रिकॉर्ड्स। फिर चोला वालों ने क्या किया कि रिकॉर्ड इसके साथ साथ ऐड कर दिया लैंड और लोकल डिस्प्यूट्स का काम भी विलेज खुद ही सॉल्व करेगा। ऐसे ही आया कोडाबोलाई सिस्टम। ये कब था, ये था जब हमें रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, एक बंदा, हम उसे बोलेंगे जो कि पूरा का पूरा विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, और जो कि उसके बाद हम क्या करते थे कि नेम्स लिखते थे पाम लीफ पे सबके। फिर लीव्स को पॉट में डाल दिया जाता था, एक बच्चा आता था लीव्स को निकालता था, और रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाता था। कोई नहीं देखते थे क्वालिफिकेशन कौन सा अच्छा है, कौन वाइज है, कौन कैसा है, कुछ भी नहीं। कोड़ा वलाई सिस्टम में यही चलता था। कोड़ा वलाई का मतलब ये होता है, कूड़ा मतलब ये पॉट, वलाई मतलब पाम लीफ। तो हम इसमें पढ़ ले, कोड़ा वलाई का सिस्टम का मतलब यही है कि पॉट में बहुत सारी लीव्स डालते थे, उसके बाद निकालते थे और बताते थे कि हाँ जी ये राजा बनेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनेगा। उसके बाद बात आती है धर्म। जब हम धर्म को देखते थे, धर्म क्या होता है, धर्म जस्टिस, एथिक्स हमारे, ठीक है। तो ये सिंपली रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब है कि आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइटियसनेस मतलब जो सही है, जो राइट है, और मॉरल कॉन्डक्ट कि आपके हिसाब से क्या सही है। मैंने बोला जो सही है वही जीतेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे लिए चोरी करना सही है तो यानी कि मेरा कोई मॉरल कंडक्ट ही नहीं है, राइट। तो धर्म क्या होता है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो चीज़ सही है, और एक मॉरल कंडक्ट कि आपको अच्छा काम ही करना है। धर्म का मतलब राइट कंडक्ट, अपने अपनी ड्यूटी निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और जस्टिस क्या, यानी कि एक बच्चा है उसे पढ़ाई करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, मार्क्स लाना, उसको वो फुलफ़िल करना है। अगर उसने किया तो वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। राजा का काम क्या, प्रोटेक्ट पीपल, जस्टिस करना, सबके अच्छे के लिए सोचना, ये उसका धर्म है। सबके अलग अलग धर्म है। टीचर का धर्म है कि वो पढ़ाए, लेकिन बच्चों का धर्म है कि वो पढ़े रिस्पेक्टफुली। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रीटा और धर्मा। रीटा क्या होता है, कॉस्मिक ऑर्डर है, हारमोनी एंड बैलेंस है, कि नेचर भी है, कुदरत ने जो बनाया है, रुत को आप रिट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो कि भगवान ने कर दिया है, दिस इज़ रीटा। और धर्मा जो आपको करना है, राइट ड्यूटी, ठीक है। वर्ण सिस्टम जो आता है, इसके बाद हम देखते हैं तो वर्ण सिस्टम आ गया। वर्ण क्या है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तरह के लोग थे। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा नॉलेज, क्षत्रिय को पावर, ये क्षत्रिय क्या करते थे, फाइट करते थे, और सारे के सारे आर्मी में क्षत्रिय होते थे। और वैश्यास कौन होते थे, जो कि सामान बेचते थे या फिर खरीदते थे, खाना बेचते थे, और शूद्र जो असिस्ट करते थे। फाइन, ये वर्ण थे, इनका काम क्या क्या था वो इसमें सब कुछ लिखा है। और वर्ण वर्सेस जाति, वर्ण मतलब जाति नहीं होती, वर्ण एक कास्ट नहीं होती, वर्ण इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि ब्राह्मण वर्ण से आप आते हो तो यानी कि आप कोई भारी काम नहीं कर सकते, आप उठा ही नहीं सकते सामान ज़्यादा, या फिर आप इतनी पीड़ा नहीं सहन कर सकते, आप दर्द नहीं सहन कर सकते, आप धूप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका वर्ण वो है ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय थे वो, उनसे आप कोई नॉलेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हैं क्षत्रियास, वो फाइटर्स हैं। एंड वैश्यास जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर कोई ट्रेड कर रहे हैं, दे आर वैश्यास। और शूद्र होते थे, वो लोग क्या करते थे, असिस्ट करते थे।
जैसे कि अगर वैश्याज ने दुकान खोली है तो उस दुकान में असिस्टेंट का काम, जैसे कि चलो यहाँ से सामान लेके आओ, यहाँ पे पहुँचाओ, सफाई कर दो, पानी ले आओ, ये सारा काम शूद्रस करते थे। या फिर मान लीजिए वॉर हो रही है तो आर्मीज़ वालों के गन्स साफ़ करना, गन्स को उठा के रखना, बुलेट्स भरना, बुलेट्स लेके आना, ये सारा काम शूद्रस, दे आर वर जस्ट असिस्टेंट। इसके बाद अगर हम वर्ण और जाति की बात करें तो 4 मेन कैटेगरीज़ है वर्ण के, जो हमने अभी बता दी हैं सारी आपको। और जाति जो है वो बहुत सारी, उसमें कोई बताया ही नहीं है कि कितने टाइप की जाति होती है, बहुत टाइप की जाति होती है। अगर आप ब्राह्मण भी देखेंगे तो बहुत टाइप की जाति है। जाति डेवलप कैसे हुई? जब हमने इंटर मैरिज करनी शुरू करी। जैसे कि मान लीजिए किसी ब्राह्मण के वर्ण ने क्षत्रिय से शादी कर ली, तो उसके बाद जो है वो एक अलग सा उन्होंने इतनी जाति अलग बना ली। तो इंटर मैरिज करने के बाद या फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह गया है तो अलग वर्ण में आ गए हो आप, या फिर एंडोगैमी हुआ और रीजनल डिफरेंसेस हुए और न्यू ऑक्यूपेशंस और बहुत सारी जाति बनती ही गई। ऐसे धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो फैमिली बनी। फैमिली को हम बोलते हैं कुल। जैसे एक छोटा सा कुल होता है, जैसे हम कहते हैं हमारा कुल दीपक कौन है, यानी कि हमारी पूरी फैमिली को आगे जो बढ़ाएगा। जैसे कुल से बड़ी होती है पूरी फैमिली, फैमिली से बड़ा होता है विलेज, और विलेज जब बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं तो एक सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, तो इस फैमिली में विमेन का काम क्या है? विमेन का काम सब कुछ है। वो एग्रीकल्चर भी करेगी, कैटल भी रियर करेगी, स्पिनिंग, फिशिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन, अपनी गार्डलैंड भी बनाएगी, सारा काम करेगी। जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, अवियार, वेन्ना प्रभाती गुप्ता एंड सेम्बियार महादेवी, ये सारा काम करती थी। ये खाली घर नहीं बनाती थी या घर का ही काम नहीं करती थी, ये सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सारी की सारी पॉलिटिकल लाइफ में अपना पूरा का पूरा सहयोग, योगदान देती थी। आप फैमिली में एक चीज़ देख सकते हो कि एनसीईआरटी में दे रखी है 121 पेज पे कि ये कैसे कैसे जीवन है इन लोग के फैमिली। एक ब्रह्मचर्य का स्टेज होता है आपकी फैमिली में कि जब आप बस पढ़ाई 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 करते हो। फिर होता है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन कब होता है कि जब आपको अपने बच्चे पालने हैं और आपको रहना है उस गृहस्थी में। उसके बाद होता है कि जब आप समस्या यानी कि रिनंसिएशन, अपने आप को देखते हैं कि हम लोग को अपने आप को ढूंढते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपना टाइम अपने आप की बॉडी में लगाते हैं। उसके बाद आप वो सब कुछ ये मोह माया छोड़ के निकल लेते हैं। तो ये सारे हमारे 4 आश्रम्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में। इसके बाद हमने रोल ऑफ विमेन बताया कि विमेन सारे काम कर लेती हैं, वुमेन कोई काम नहीं छोड़ती हैं, ना ही विमेन कोई कम स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके बाद हमने बताया कि विमेन ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में भी काम किया है। और जैसे प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने आपको बताया, वो जो गुप्ता थे, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता टू, उनकी ही बेटी थी और वो सारे काम करती थी। एंड उसके बाद हमने बात करी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी हुई। और इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन का मतलब है कि ज़्यादा पानी लाना, ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर, ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा पैसा और स्ट्रॉन्ग स्टेट। एक सुदर्शन लेक या फिर ग्रैंड अनिकट, जिसको हम कलरनाई भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प करी अच्छा सा पानी लाके इरिगेट करने में। उसके बाद हमारे पास आते हैं गिल्ड्स। क्या होते हैं गिल्ड्स? जो होते हैं, जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि वीविंग करना, आर्टिशन करना। आप ये देख सकते हो पेज नंबर 131 132 पे एनसीईआरटी ने दे रखा है कि गिल्ड्स होते क्या हैं। गिल्ड्स जो हैं वो एक बहुत ऑर्गेनाइज वे ऑफ ऑक्यूपेशन तो नहीं होता है, जैसे बैंक और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आप मान सकते हो, इन्वेस्टमेंट, मनी डिपॉजिट, ये सारा काम गिल्ड्स होता है। और आप देख सकते हो कि नासिक के केव इंस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है कि गिल्ड्स जो हैं इस तरह के बैंक होते थे जैसे आपकी फ़ोटो दिख रही है। उसके बाद रिलीजियस लाइफ की बात करी जाए तो सबसे पहले नेचुरल इन चीज़ों की ही पूजा होती थी कि सन, आग, रेन, पृथ्वी, डॉन, इन सब की पूजा होती थी कि भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। उसके बाद मूर्तियाँ आ गई, मूर्तियों की पूजन करते थे। सन की मूर्ति बना दी, अग्निदेव की मूर्ति बना दी, इंद्रदेव की मूर्ति बना दी। ऐसे करते करते फिर उसके बाद प्रेयर्स हुई, यज्ञ हुए और उनको ऑफरिंग भी दी गई। रिनंसिएशन का टाइम क्या होता है? रिनंसिएशन का मतलब ये होता है कि जब
परिवार जग, यानी कि अगर हम भिक्षु, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे 4 तरह के जीवन होते हैं, यही जीवन में हमने रिनंसिएशन, मतलब जैसे गौतम बुद्ध को पता चला कि अभी तो मैं अपने गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे देखना है झांक के कि कौन कौन लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, फिर भक्ति शुरू हुई। पर्सन का डायरेक्ट डिवोशन जो था वो अपने अंदर अपनी डाइटी पे था, यानी कि कोई किसी की भक्ति करता था, कोई किसी की भक्ति करता था। तो दो इम्पोर्टेंट ग्रुप बन गए विष्णु और शिवा का, अलवर और नैनमार्स। अलवर जो थे वो सारे विष्णु जी को मानते थे और नैनमार्स जो थे वो सारे के सारे शिव जी को मानते थे। हाँ जी। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि एजुकेशन कैसी थी। एजुकेशन में हमें बहुत अच्छा डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़ मिलती थी और हमें क्या पढ़ाया जाता था, वेदास, ग्रामर, लॉजिक, फिलॉसफी, एथिक्स, मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। उसके बाद पढ़ने के लिए सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, कांचीपुरम, वाराणसी और उज्जैनी, खाली यही यूनिवर्सिटी थी सबसे ज़्यादा पहले जो बनी थी हिस्टोरिकली। अगर हम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें या क्विक चार्ट देखें तो देखिए, ऋग्वेद जो था सबसे पहला वर्ड था। फिर जब हमारा अर्थशास्त्र आया तो स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया। महाभारत ने किनशिप और एथिक्स ड्यूटीज़ निभाई। उपनिषद ने सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटीज़ लिखी थी। संगम लिटरेचर कौन सा होता है, जो तमिल सोसाइटी होता है। तिरुकल मतलब तमिल या लिटरली वर्क। अष्टाध्याय यानी संस्कृत ग्रामर। चक्र स्मीरा मेडिसिन। सुश्रुता स्मिता भी मेडिसिन और सर्जरी ही होती है। ये बड़े बड़े मैप्स हैं, ये देख लीजिए। स्टेट में क्या था, स्टेट कैसे बनी थी, जन, महाजनपदास, फिर मगध, मौर्य, गुप्ता, रिलीजन, चोलास। सोसाइटी कैसे बनी, वर्ण, जाति, फैमिली, वुमेन के वैसे। इकनॉमी, पैसा कैसे आया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड, गिल्ड से। और अगर हम एथिक्स, रिलीजन और एजुकेशन की बात करें तो एथिक्स में धर्म आता है, रिट आता है और जस्टिस आता है। रिलीजन में वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भक्ति, जो अभी हमने पढ़ा अलवर्स और जो शिव जी के वक्त थे नैनमार। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन की, गुरुकुल, नॉलेज, स्किल्स और करेक्टर से। ये सारी मेमोरी ट्रिक्स हैं, अगर आपको ना याद आए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें लिखने पे हमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।